में तीसरे पाठ में पढ़ेंगे परमाणु और अणु। तो सबसे पहले परमाणु जानते हैं क्या होता है। परमाणु को जो है इंग्लिश में कहते हैं एटम। वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित होते हुए भाग लेता है उसे हम जो है परमाणु कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित होते हुए भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणु से जो है दूसरा मिलकर बना होता है जिसको अणु बोलते हैं। इसको इंग्लिश में जो है मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जो दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम अणु कहते हैं। जैसे H2, Cl2, N2, HCl, CO2, ये सब जो है क्या है, दो समान है या दो या दो से अधिक क्या है, असमान है परमाणु। तो अब जो मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु जो होता है वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित होते हुए भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं। और एक तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, किसी भी तत्व का जो है सभी गुण उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु और परमाणु कहते हैं। और दो या दो से समान या जब दो समान या असमान परमाणुओं से जो है मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इस पाठ में जो है अणु और परमाणु में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हमें जानते हैं कि बहुत से पदार्थ आपस में जो है मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उन यौगिकों का निर्माण जो है जिन विधि द्वारा होता है उसको हम रासायनिक सहयोग कहते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे हम रासायनिक सहयोग के नियम। रासायनिक सहयोग के नियम। रासायनिक सहयोग किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो जिस विधि द्वारा किया जाता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक सहयोग के नियम। इसके दो नियम हैं, कक्षा 9 में इसके लिए दो नियम कहा जाएगा। पहला है द्रव्य अविनाशिता, द्रव अविनाशिता का नियम, या इसका दूसरा नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। दो नियम हैं, पहला रासायनिक सहयोग में द्रव अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो द्रव अविनाशिता का क्या नियम है, ध्यान देंगे। द्रव अविनाशिता का नियम या इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार जो द्रव्य होता है वह अविनाशी होता है, जिसको किसी भी विधि द्वारा न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही जो है उसको नष्ट किया जा सकता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो है बनने वाला जो पदार्थ होता है वह अभिक्रिया के पूर्व बनने वाले पदार्थ के जो है बराबर होता है। तो इस नियम में यही बताया गया है कि द्रव्य जो है अविनाशी होता है, न इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही जो है इसको नष्ट किया जा सकता है, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। या हम इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में कहना चाहेंगे तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाला जो पदार्थ होता है अभिक्रिया के पूर्व जो है पदार्थ के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इस नियम को जो है सत्यापित करने के लिए जो है एक प्रयोग किया गया है जिसको लैंडोज का प्रयोग कहते हैं। उस प्रयोग में आप हम देखेंगे लैंडोज का जो है प्रयोग, इन्होंने लैंडोज का प्रयोग में क्या बताया गया है, इन्होंने जो है द्रव्यमान जो है संरक्षण के नियम की सत्यापता किया था। तो इन्होंने क्या किया, इस नियम के द्वारा इन्होंने जो है द्रव अविनाशिता के नियम की जो है सत्यापन किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है दो कांच की नली ले लिए,
सबसे पहले लैंडोट के प्रयोग में हमें देखेंगे क्या है लैंडोट का प्रयोग। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि जो है दो कांच की नली ले लिया और दो कांच की नली बंद खुली हुई जो है मुंह की दो जो है आपकी दो कांच की जो है नली ले लिया और उन नली में जो है अलग अलग पदार्थ जो है भर दिए। दो पदार्थ जो है इसमें इन्होंने भर दिए। तो अब ये ध्यान देंगे, सबसे पहले उन्होंने जो है दो कांच की नली लिया, एक कांच की दोनों कांच की नली है, इसमें जो है दो कांच की नली लिया। पहले में जो है पोटेशियम क्लोराइड लिया और दूसरे में जो है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया और इसको जो है किसी कांच की सहायता से दोनों जो है इसके मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद इन्होंने क्या काम किया कि इन दोनों कांच के नली के द्रव्यमान को जो है क्या काम किया कि तौल लिया। इन दोनों जो है द्रव्यमान लैंडोस ने जो है सबसे पहले दो कांच की नली लिया और पहले में पोटेशियम क्लोराइड और दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जो है उन्होंने भर लिया और इसको जो है उन्होंने इनके द्रव्यमान को जो है इनके इस पदार्थ के जो है द्रव्यमान को उन्होंने जो है कई बार जो है इसको तौल लिया। तौलने के बाद जब इन्होंने इसका रासायनिक अभिक्रिया कराया तो देखते हैं कि जो द्रव्यमान उनका पहले था वह अभिक्रिया के बाद भी उनका वही द्रव्यमान जो है प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि न तो किसी भी द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो पहले जो इनका द्रव्यमान था, इस कांच और इन दोनों का जो द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी कई बार अभिक्रिया कराने के बाद भी जो है वही द्रव्यमान जो है इनको प्राप्त हुआ। इस जो है सिद्धांत इस जो है प्रयोग से उन्होंने सिद्ध कर द्रव्यमान द्रव अविनाशिता के नियम को उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ध्यान देंगे, पहला क्या है KCl प्लस AgNO3, इन्होंने इसका रिएक्शन कराया, अब क्रिया दोनों के बीच में हुआ तो ये हो गया 2 कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा AgCl2, यहाँ पर हो जाएगा AgCl प्लस KNO3। इन्होंने इसको प्राप्त किसके रूप में किया KNO3 और AgCl और जो है KCl। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम क्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोराइड KCl और AgNO2 का उन्होंने जब रिएक्शन कराया तो AgCl और KNO3 प्राप्त हुआ। अब इसका जो द्रव्यमान है अब क्रिया के बाद भी जो है उसका द्रव्यमान दोनों का क्या हुआ, बराबर हो गया। तो ये हो गया 39 प्लस 35.5 बराबर ये हो जाएगा 74.5 और इसका निकालेंगे तो यहाँ पर हम Ag है तो Ag का जो है हम मान लेते हैं 143 प्लस नाइट्रोजन का 14 16 गुणे 3 143 प्लस 14 प्लस 16 3 48। तो ये हो गया 8 4 12 3 15 1, ये हो गया 8 1 9 1 10 और ये 205 ग्राम, ये इतना ग्राम प्राप्त हुआ इतना। अब इसका टोटल जो है भार हो जाएगा 9 7 2.5, इतना ग्राम को उन्होंने जो है रिएक्शन किया और अभिक्रिया के बाद भी जो है उनका उतना ही प्राप्त हुआ। जैसे देंगे Ag का हो जाएगा आपका 143 प्लस 35.5 बराबर ये हो जाएगा 5 3 8 178.5 प्लस 39 प्लस 14 गुणे 16 गुणे 3 ये हो जाएगा 39 प्लस 14 प्लस 48 ये हो जाएगा 9 13 8 22 2 8 2 10 और 10 का 1 यहाँ हो गया
39, यहाँ देख लेंगे 39, 14 और 48 को 22, 2 ये हो जाएगा 7, 1, 8, 2, 10 मतलब 102। अब ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा 100, इसका आएगा 143, 35.5, ये हो जाएगा 8, 7, 1 और 1 दशमलव इतना हो गया। अब इसका कर देंगे तो 39, 14 और 16 किया 48, तो 48, 39 और 14, 13, 21, 2 हो गया और 7, 111, 111 ये आ गया। इन दोनों का भाग जो है 279.5 के बराबर, मतलब अभिक्रिया के पहले जो उसका भार था अभिक्रिया कराने के बाद भी भार जो है वही प्राप्त हुआ। इसलिए इस नियम को जो है किसने जो है सिद्ध कर दिया था, लैंडोल्फ ने किया था। इसलिए इस नियम को हम द्रव्यमान जो है संरक्षण का नियम या जो है द्रव अविनाशिता का नियम कहते हैं। मतलब अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था कई बार अभिक्रिया कराने के बाद भी जो है वही द्रव्यमान प्राप्त हुआ। दूसरा जो है नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में क्या है कि यदि किसी भी रासायनिक यौगिक को एक विधि से बनाए या एक से अधिक विधि से बनाए, लेकिन उसमें यौगिक में तत्व का जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है। तो ध्यान देंगे कैसे, किसी भी रासायनिक यौगिक में, दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार बताया गया है कि यदि किसी भी यौगिक को किसी भी रासायनिक यौगिक को एक विधि से या एक से अधिक विधि से बनाया जाता है, तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान अनुपात बराबर होता है। उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, तो इसमें कार्बन का है 12, इसमें कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर 2। मतलब जब एक कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनता है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का तत्व अनुपात 1:2, यदि भारा अनुपात देखा जाए तो 12:36, मतलब 4 या 4 से कर देंगे 12 और 16 दूनी 32 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 4 से कर देंगे तो 3 हो जाएगा और ये 8, 3:8 का भार अनुपात है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसमें तत्व अनुपात 1:2 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य विधियों द्वारा भी बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें भी CO2 का अनुपात कितना है, 1:2। इसके बाद तीसरा जो है, हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम कई विधि से बना रहे हैं। जैसे C+O2 CO2 1:2, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हमने गर्म कर दिया तो CaO+CO2, इसमें भी 1:2 है। तीसरा इसका जो है अनुपात है, जब हम
सोडियम कार्बोनेट को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और उसमें भी तत्व का अनुपात 1:2 ही पाया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ जब गर्म करते हैं, ये बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी 1:2 है। मतलब तत्व का अनुपात जो है 1:2 है। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक विधि से बनाया जाए या एक से जो है अधिक विधि से बनाया जाए, लेकिन उसमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। अब इस पर हम जो है एक जो है सलूशन जो है हल करेंगे। इससे हम ये सिद्ध करेंगे कि यह स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम करेंगे कि एक प्रयोग में, एक प्रश्न रहेगा आपका कि एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित करने पर अपचयित करने पर 1.68 ग्राम आयरन ऑक्साइड अपचयित करने पर कितना ग्राम आयरन प्राप्त होता है। और दूसरे प्रयोग में 2.96 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित करने पर 2.03 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। ये दोनों प्रयोग जो है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान देंगे। पहले प्रयोग में देखेंगे इतना ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे। तो पहले प्रयोग में आयरन ऑक्साइड की मात्रा 2.4 ग्राम, आयरन की मात्रा 1.68 ग्राम। तो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 2.40 माइनस 1.68 बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा 13, 7, इतना ग्राम हो गया। इतना ग्राम। तो अब हम लिखेंगे ऑक्सीजन और आयरन का तत्व अनुपात। आयरन ऑक्सीजन का है संबंध अनुपात, ये है 1.68 बराबर 3:8। इसमें तत्व का अनुपात जो है इतना आया 7:, इतना हो जाएगा 1.68 संबंध जो है 7.2 बराबर 7:3 का अनुपात आया। अब दूसरे प्रयोग में भी इसी तरह से कर लेंगे। पहले इसमें क्या दिया है आयरन ऑक्साइड, दूसरे प्रयोग में आयरन ऑक्साइड की मात्रा इतना दिया है 2.90 ग्राम। तो आयरन की मात्रा हो जाएगा 2.03 ग्राम। तो ऑक्सीजन की मात्रा
हो जाएगा 2.90 माइनस 2.03 बराबर 0.87 ग्राम। अब आयरन और ऑक्सीजन का तत्व अनुपात हो जाएगा, आयरन का कितना है 2.03 संबंधे 0.87 बराबर 7 संबंधे 3। मतलब पहले जो है आपका प्रयोग में भी तत्व अनुपात जो है 7 संबंधे 3 है और दूसरे में भी जो है 7 संबंधे 3 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यह नियम जो है किस नियम का पालन कर रहा है, ये जो है आपका स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि दोनों प्रयोग में जो है तत्वों का भार अनुपात जो है क्या होता है, बराबर है। तो ये जो है किस नियम का पालन कर रहा है, स्थिर अनुपात के नियम का जो है पालन कर रहा है। तो धन्यवाद। अब इसके बाद इस पाठ में जो आगे का पॉइंट होगा अगले जो है वीडियो में बताया जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।